तो चैप्टर 6 का जो सबसे इम्पोर्टेंट और पॉइंट है ये है स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस। स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग विराट जी। ठीक है, इस ये भी काम आता है एनालिसिस करने में। ठीक है, इंडस्ट्री। अनदर मेथड टू एनालाइजिंग इंडस्ट्री इज टू लुक एट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। ठीक है, कंडक्ट कैसा है, कमोडिटाइज है, स्पेशलाइज है, सीजनल है और राउंड द ईयर है, सिक्लिकल है, नॉन सिक्लिकल है। इसका परफॉर्मेंस आरओई कैसा है, आरओआईसी कैसा है, डब्ल्यूएसीसी कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, एनालिसिस अप्रोच द इंडस्ट्री एवोल्यूशन एग्जैक्टली विथ दिस कैटेगरी। ठीक है, SCP analysis may be seen as extension of Porter analysis, where probability first 2 point structure and conduct were captured. SCP model 1 also goes into financial dimension of industry from analysis perspective. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर देखना है आपको कंपनी का, इंटेंसिटी कैसी, कंपनी की कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी कैसी है, कितने प्लेयर है कंपटीशन में, कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस कैसा है, रिलेशन कैसा है प्लेयर्स के साथ, मार्केट साइज कैसा है, ग्रोथ रेट कैसा है। ठीक है, तो कितने प्लेयर हैं इंडस्ट्री में, ये होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। डोमिनेशन किसका है, प्लेयर्स का, डोमिनेशन ऑफ फ्यू प्लेयर्स, क्या कुछ प्लेयर डोमिनेट करते हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर कितने हैं और अनऑर्गेनाइज कितने हैं। सब्स्टिट्यूट का थ्रेट तो नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट आ गया जिसका डर बना हो, ऐसा तो नहीं है। ये सब देखना पड़ता है। सप्लायर और बायर के बीच इक्वेशन कैसा है, खराब तो नहीं है, अच्छा है, कितना अच्छा है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस और पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। ठीक है, ठीक है। फिर होता है कंडक्ट एनालिसिस। स्ट्रक्चर कैसा है इंडस्ट्री का, वो अपन ने देख लिया। सभी इंडस्ट्री का एक बिहेवियर होता है, जैसे अम्ब्रेला और रेनकोट होते सीजनल, एफएमसीजी और फार्मा होते राउंड द ईयर। ठीक है, एफएमसीजी ये आता है यहां से रेनकोट वाला कि सीजनल है कि राउंड द ईयर, एफएमसीजी फार्मा राउंड द ईयर होते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट में डिटर पीपल फ्रॉम परचेसिंग रियल एस्टेट एंड फोर व्हीलर, लेकिन टू व्हीलर का उतना इंपैक्ट नहीं होता है। माइनिंग बिजनेस में भी कमोडिटाइज, लेकिन एफएमसीजी वाइट गुड्स में भी सोल्ड प्योरली बेस्ड ऑन पावर ऑफ ब्रांड। तो एफएमसीजी में आप लोगों ने देखा होगा वही प्रोडक्ट्स ज्यादा चलते हैं जिनका ब्रांड पावर ज्यादा होता है, कोको कोला, ठीक है, कोलगेट, लक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। ठीक है, जिनके नाम आप जान रहे हो, प्रोडक्ट और एड जिसके जितने ज्यादा आ रहे हैं। तो कंडक्ट एनालिसिस में बिजनेस सिक्लिकल है क्या ये देखना है कि नहीं है। अगर सिक्लिकल है तो कौन से फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कमोडिटी प्राइस, इंटरेस्ट रेट, करेंसी प्राइस और अदर ग्लोबल फैक्टर। हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस तो नहीं है जिसमें स्किल लेबर की जरूरत है, और या तो लो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, दोनों देखना है आपको। स्किल बेस्ड बिजनेस है आपका तो टैलेंट है कि नहीं मार्केट में अवेलेबल, जैसे एआई का भी बात करें तो आपके पास टैलेंट है, एआई कोई जानता है आपके बीच में। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से कितना इफेक्ट हो रहा है बिजनेस में, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कितना बिजनेस में आपके इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चेक कर लीजिए। जैसे टेक्नोलॉजी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे चूज करते हैं, क्या आपका बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड है, ये सब चीजें देखते हैं कंडक्ट एनालिसिस में। फिर होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या देखते हैं अपन, क्या इंडस्ट्री पैसे जनरेट कर रही है इन्वेस्टर के लिए, बिजनेस में हाई रिटर्न है कि नहीं कैपिटल इक्विटी में। ठीक है, वेल्थ क्रिएट हो रहा है कि नहीं शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म में। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज हैं जिसको अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी ये केवल रेशोज की बात हुई है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है की इंडस्ट्री ड्राइवर एंड इंडस्ट्री केपीआई। कई बार केपीआई का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर इंडस्ट्री, ठीक है। इस एग्जाम की एक खासियत बता दूं, आप अगर बुक से रिवीजन नहीं करेंगे, आप एग्जाम में कंफ्यूज होते रहे। नोट्स, एमसीक्यू, कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक का नॉलेज अगर आपने अच्छे से नहीं लिया है, बुक को अच्छे से रीड नहीं किया है, अच्छे नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज सुटेबल टू एनालाइज वन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को एनालिसिस करने से एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपका एक एक इंडस्ट्री के एनालिसिस के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो सुटेबल नहीं हो सकता। जैसे रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, ये यूज होता है बीपीओ सेक्टर्स में, कि पर एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है लेबर ड्रिवन है, आपका बिलिंग होता है हेड काउंट के अनुसार, कितने हेड काउंट्स बैठे हैं, ठीक है। सेम मैट्रिक्स आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है। ये बीपीओ वाला एग्जांपल कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। फिर आपको बहुत सारी चीजें और देखनी है, जैसे दो फैक्टर्स और हैं, यूनिट ऑफ प्राइसिंग और की कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर्स। तो यूनिट ऑफ प्राइस क्या होता है? रिफर टू व्हाट कंपनी कंसीडर एज यूनिट वाइल प्राइसिंग अ प्रोडक्ट। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज यूनिट ऑफ प्राइसिंग इज द नंबर ऑफ गुड सोल्ड। तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने कितने गुड्स सोल्ड किए, ठीक है। लेकिन यूनिट ऑफ प्राइसिंग को आप सर्विस सेक्टर में इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल है स्टारबक्स का, यहां पे यूनिट ऑफ प्राइसिंग इज द क्वांटिटी ऑफ बीवरेज सोल्ड, कितना क्वांटिटी में आपने कॉफी सोल्ड की, ठीक है। Pricing is more likely to be driven by the consideration of how much they expect to earn from one patron rather than based on quantity of beverage sold, ठीक है। इसमें क्या है कि प्राइसिंग आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपको स्टारबक्स की जाननी है तो आपने कितने क्वांटिटी बेवरेज सोल्ड की है उससे मतलब नहीं, आपने पर कस्टमर कितना क्वांटिटी कॉफी सोल्ड किया, या कितना उनको और एक्स्ट्रा फूड्स सेल की, ठीक है। फिर होता है कि कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर्स, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, डिमांड साइड कॉन्स्टेंट, सप्लाई साइड एंड रेगुलेटरी साइड, ठीक है। Since a company performance depend on how it's handle their constant, analysis should look at KPI that reflect these constants, ठीक है। If industry has limited market size driven by limitation in number of target customer, यानी कि आपका जो इंडस्ट्री साइज है वो लिमिटेड है, ठीक है, कस्टमर आपके लिमिटेड है। The industry penetration rate will be a key factor to look at. If industry is constrained by capacity constant, the capacity utilization rate will be an important metric. आपकी कैपेसिटी को आप कितना यूटिलाइज करते हैं एक इंडस्ट्री के लिए, ये भी एक कांस्टेंट होता है। रेगुलेटरी कांस्टेंट यानी कि आपको रेगुलेशंस के अनुसार क्या कैसे चलना है, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखिएगा एयरलाइन और अदर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग इज ड्रिवन बाय क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर, क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर, कार्गो कैरीड, कितना पैसेंजर और कितने कार्गोज आपने कैरी किए और उसको कितने डिस्टेंस तक ले गए, ठीक है। तो इट्स द एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी दे होल्ड, ठीक है। इसका केपीआई क्या है एयरलाइन और अदर ट्रांसपोर्टेशन का, कि आपने पैसेंजर को बैठाया या कार्गो लिया, उसको कितने किलोमीटर लेके गए पर किलोमीटर, और आपने पैसेंजर या कार्गो से कितना प्राइस अर्न किया,
और आपकी कैपेसिटी कितनी है और ऑक्यूपेंसी कितनी है और आपने उसको फुल यूटिलाइज किया कि नहीं। ठीक है। पैसेंजर पर कार्गो या पैसेंजर या कार्गो पर किलोमीटर को कैसे देखते हैं, कितने पैसेंजर या कितनी क्वांटिटी कार्गो आपने कैरी की और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है। ठीक है। सेकंड होता है ऑटोमोबाइल, और ये बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है ना, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स। ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम एंड वॉल्यूम का ग्रोथ, कितना वॉल्यूम है और पर ईयर कितना ग्रोथ किया। एवरेज रियलाइजेशन एंड देयर ग्रोथ, कैपेसिटी कितनी है आपकी और आपने कैपेसिटी कितना यूटिलाइज किया, ये यूज होता है ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में। ठीक है। आपका वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है और वॉल्यूम में ग्रोथ कितनी है, एवरेज रियलाइजेशन कितना किया और उसमें ग्रोथ कितनी है, कैपेसिटी आपकी कितनी है और आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट कितना है। ठीक है। कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसी के लिए क्या है, द यूनिट ऑफ प्राइसिंग इज द वैल्यू ऑफ लोन और प्राइस इज डिनोटेड एट इंटरेस्ट रेट, lending money or recovery the same back with the healthy interest rate that is well above its cost of fund as important KPI। तो उनकी एबिलिटी कितनी है लैंड करने की, कितने पैसे दे सकते हैं, ऑन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ऑन द अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल दे होल्ड। ठीक है। एंड मैंडेटेड लिक्विड असेट दैट नीड टू होल्ड। ठीक है। इससे आपको पता चलता है उनका केपीआई कितना है। और एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक का सब की मैट्रिक्स क्या होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितनी है आपकी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितना है, एनपीए रेशो कितना है, ग्रोथ रेट इन डिपॉजिट और लोन कितना हुआ है, सीआरआर कैसा है, एसएलआर कैसा है, एसएलआर रिजर्व कैसा है, कासा रेशो कैसा है। ठीक है। ये सब भी डिपेंड करता है कि आप जो सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी जो रेट देती है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है। फिर कंज्यूमर गुड्स सेम है कि वॉल्यूम और वॉल्यूम का ग्रोथ, एवरेज प्राइस और प्राइस का एंड इट्स ग्रोथ। ठीक है। इन कंज्यूमर ड्यूरेबल कैपेसिटी कैन बिकम कांस्टेंट स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ। ठीक है। इट इज अप्रोप्रिएट टू ट्रैक कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन रेट एज वेल। ठीक है। फिर आईटी सर्विस बीपीओ और केपीओ में आपने पर हेड कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है। हाई ग्रोथ पर हेड आपने कितना जनरेट किया, आईटी सर्विस बीपीओ। ठीक है। तो प्राइसिंग इज टिपिकली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेड काउंट, कितने हेड है आपके पास, कितने लोग काम कर रहे हैं, आर असाइंड पर प्रोजेक्ट पर मंथ, एक प्रोजेक्ट में कितने लोग असाइंड है पर प्रोजेक्ट पर मंथ। ठीक है। और ये होते हैं फुल टाइम इक्विवेलेंट या एफटीई पर मंथ। और ये लेबर ड्रिवन इंडस्ट्री है, की कांस्टेंट देता है अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, आपको लेबर अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है। हाई ग्रोथ में आप इट कैन बिकम अ कांस्टेंट सिंस द सेक्टर इज लार्जली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जितने आईटी बीपीओ केपीओ होते हैं एक्सपोर्ट से ओरिएंटेड होते हैं। तो इनसे आपको फॉरेन करेंसी का जो फ्लक्चुएशन आपको मिलता है कितना हैविली मिल रहा है डिपेंड करता है एक्सपोर्ट में आपने कितना अच्छा किया। ठीक है। और इस टाइप की कंपनीज कुछ हैविली बड़े कस्टमर के ऊपर ज्यादा डिपेंड होती है। ठीक है। उन्हीं से ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाई कस्टमर कंसंट्रेशन रेशो। अब इसको आपको मैट्रिक्स आपको नोट करना है, तो एवरेज नंबर ऑफ एफटीवी बिल्ड, बेंच की स्ट्रेंथ कितनी है, एट्रिशन रेट क्या है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट कितना है, कस्टमर कंसंट्रेशन रेशो और नंबर ऑफ मिलियन डॉलर कस्टमर कितने हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको देखिएगा। मीडिया से भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं। तो मीडिया तीन टाइप का होता है, प्रिंट टेलीविजन ऑनलाइन। ठीक है। रेवेन्यू ऑफ मीडिया इंडस्ट्री कैसे आती है, पेमेंट बाय यूजर और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। ठीक है। जितनी मैक्सिमम रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजमेंट से आती है। इन प्रिंट मीडिया ये आती है कि आपने यूनिट ऑफ प्राइसिंग बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट स्पेस ऑक्यूपाइड
in the paper while in television and radio. The unit of pricing is the amount air time the advertisement. ऑफलाइन में क्या होता है, प्रिंट मीडिया में, कि कितने पेपर का कितना एरिया एडवर्टाइजमेंट ने कवर किया, और वही टेलीविजन और रेडियो में कि आपको पर सेकेंड प्राइसिंग कितना मिला, आपका जो एड एयर हुआ उसमें कितने पैसे मिले। ठीक है, रियल लिमिटेशन इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ एयर टाइम, रियल एस्टेट स्पेस कैन बी एलोकेटेड टू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और कितने लार्ज ऑडियंस आपके ऊपर आपके जो चैनल है उसको देखते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजर्स कितने आएंगे। ठीक है, आपके पास कितने अच्छे कंटेंट हैं, एज अ मीडिया या प्रिंट हो, टेलीविजन हो, ऑनलाइन हो, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतने ज्यादा आपके पास अच्छे एडवर्टाइजर्स आएंगे। तो ऑनलाइन मीडिया में अपन क्या देखते हैं, नंबर ऑफ व्यू और क्लिक पर एडवर्टाइजमेंट, कितने व्यू मिले और एड पे कितने लोगों ने क्लिक किया। फिर रीडरशिप या व्यूअरशिप देखते हैं जिसको टीआरपी बोलते हैं, एवरेज एड रियलाइजेशन पर यूनिट एंड कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट, आपका कंटेंट बनाने में आपको क्या कॉस्ट आया, ये भी देखा जाता है इसमें। ठीक है, फिर होता है रिटेल। रिटेल को कैसे देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। आप एक रिटेल में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे आप रिलायंस के या वॉलमार्ट या डी मार्ट ये सब जगह जाते हैं। ठीक है, each of these individual product will have different unit of pricing. Since the business is trading in nature, they can quickly shift the product they retail based on market demand. तो मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है उसको वो ज्यादा सेल करना पसंद करते हैं। यूनिट ऑफ प्राइसिंग इज फार रिलेवेंट। ठीक है, देयर बिजनेस ग्रोथ हैवली डिपेंड ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्टोर। तो जितने ज्यादा वो स्टोर को एक्सपेंड करते हैं अपनी लोकेलिटी में चारों तरफ, उतना ज्यादा उनका हेल्दी सेल जनरेट होता है। तो रिटेल्स में की मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोर और पर स्टोर आपकी सेल ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, सेम वैसी टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विस में इसको अपन जनरेट करते एआरपीयू के द्वारा, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एआरपीयू, और सब्सक्राइबर चर्न रेट, और कॉस्ट ऑफ सब्सक्राइबर एक्विजिशन मार्केट शेयर। ठीक है, ये चार चीजों से अपन देखते हैं, इससे भी आता है क्वेश्चन टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, फिर होता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। इंडस्ट्री एनालिसिस कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल ऑफ द गेम। इवन स्मॉल चेंज इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। थोड़ा सा भी रेगुलेटरी चेंज होता है तो बहुत सारे बिजनेस में बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे इंडिया में होल डिस्कशन इन इंडिया ऑन एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल। ठीक है, जब ये डिस्कस हुआ था तो बहुत सारे लोग ये इसमें दिक्कत में थे कि रिटेलर्स का क्या होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, हाउ मच मिनिमम दे शुड परचेज फ्रॉम इंडियन वेंडर, इंडियन वेंडर से कितना खरीदेंगे। तो ये सब चीजें थी। सेकंड था इन्वायरमेंट पॉलिसीज के बनने से माइंस और अदर जो माइनिंग से रिलेटेड बिजनेस है उनमें ड्रास्टिकली चेंज आता है। ठीक है, कैंसलेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस, टेलीकॉम लाइसेंस के चेंज होने से पूरा बिजनेस इफेक्ट हुआ टेलीकॉम का। कंपनी एक्ट के भी अमेंडमेंट होने से बहुत सारे बिजनेस में बहुत तरीके के चेंज आते रहते हैं। ठीक है, एफडीआई के आने से मल्टी ब्रांड में कि रिटेलर्स को इन्वेस्ट कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट पॉलिसी, माइंस एंड मिनरल, टेलीकॉम लाइसेंस के कैंसल होने से उनके टेलीकॉम बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। आपने देखा होगा कि एक समय बहुत सारी कंपनीज थी इंडिया में और अचानक से आज के डेट में केवल 3 प्लेयर्स बचे हुए हैं। टोटल अगर मानेंगे तो 4, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल। फिर होता है टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन कैसे होता है, जैसे केरल ने क्या किया था,
कोई भी गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, या तो इनकरेज करने के लिए या डिस्करेज करने के लिए सर्टेन बिजनेस। जैसे केरल ने 2017 में फैट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने 14.5% एडिशनल टैक्स लगाया था जंक फूड में। क्यों लगाया था? क्योंकि वो डिस्करेज करना चाहते थे जंक फूड इंडस्ट्री को। सिमिलरली नेशनल लेवल पे जीएसटी का जो स्लैब डिसाइड हुआ, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो एसेंशियल है उसमें जीएसटी नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लोअर जीएसटी लगाया गया है, लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट्स में हायर जीएसटी है। ठीक है। वैसे ही टैक्स और होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। ठीक है। जो इंडिविजुअल और बिजनेस है वो अपनी इनकम पे के प्रॉफिट इनकम में या प्रॉफिट में वो पेड करते हैं। ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। एक होता है इनकम टैक्स। ठीक है। इंडियन कंपनी को मिनिमम 30% देना पड़ता है, और 25% इन केस टोटल टर्नओवर वार बिलो 400 करोड़। आपका 400 करोड़ से टर्नओवर नीचे है तो आपको 25% देना पड़ेगा। ठीक है। और the act allow company to choose alternative scheme of taxation under they can pay a reduced tax rate if they forgo certain benefit in the income tax act. Such rate vary from 15 to 25% depend upon when the company stabilize and what scheme they opt. तो इनका भी एक टैक्स का एक इस अल्टरनेट रहता है कि कौन सी स्कीम आपने सेलेक्ट की है, उसके अनुसार आपको 15 to 25% के बीच में टैक्स देना होता है। फिर मैट लगता है 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट में। ठीक है। या इफ इनकम टैक्स पेबल बाय द कंपनी ऑन इट्स प्रॉफिट इज लेस देन 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट, company will have to pay 18.5% of book profit to government. Any excess tax in such can be available as MAT credit to set off future tax obligation. अगर आपको ज्यादा टैक्स लगा है मैट में 18.5 से, तो आप उसको क्रेडिट में भी रख सकते हैं, जिससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशंस को। ठीक है। ये मैट हो गया। सरचार्ज हो गया। सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर द रेवेन्यू विद स्टेट गवर्नमेंट इन विच कंपनी इज लोकेटेड। इन टर्म ऑफ सरचार्ज द इंटायर टैक्स रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एंड इट इज नॉट शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट। जो सरचार्ज लगते हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है। फिर सेस लगता है, जैसे एजुकेशन सेस। ठीक है। एजुकेशन सेस कैसे यूज करती है गवर्नमेंट? टुवर्ड एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है। और एग्रीकल्चर सेस भी लगता था। एडिशनल लेवी लगता है इसमें टैक्स प्लस सरचार्ज में। ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जो अपन पेड करते हैं। एक्साइज ड्यूटी, ये अपन पेड करते हैं, किसमें करते हैं? लिक्वर, पेट्रोल और डीजल में। ठीक है। जो जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं। वैट भी अपन पेड किसमें करते हैं? लिक्वर, पेट्रोल एंड डीजल में। तो इसको याद रखिएगा। फिर कस्टम ड्यूटी होता है, अपन जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करके लाते हैं उसमें लगता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वो कस्टम ड्यूटी होती है। फिर अदर टैक्स, जैसे आरटीओ पेड करते हैं अपन, गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो। स्टाम्प ड्यूटी अपन पेड करते हैं जब अपन किसी चीज को बाय और सेल कर रहे हैं, परचेस और सेल ऑफ असेट्स। ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन सिक्योरिटी को बाय और सेल करते हैं तब। और ऐसा क्यों लगाया जाता है कि आप डिस्करेज हो पाए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इसलिए एसटीटी लगाया जाता है। ठीक है। फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, कहाँ से अपन इकट्ठा कर सकते हैं? इंडस्ट्री रिपोर्ट फ्रॉम वेरियस रिसोर्स, जैसे इंडस्ट्री जर्नल, मीडिया रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी इन इंडस्ट्री। ठीक है। एसोसिएशन एंड ट्रेड बॉडीज पब्लिकेशन, रिलेवेंट मिनिस्ट्री वेबसाइट एंड पब्लिकेशन। तो यहाँ से ये सब रिपोर्ट अपन ले इकट्ठा कर सकते हैं।
तो ये इसके एग्जाम्पल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने टेक्स्ट में हाईलाइट आपको किया वहां से भी आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये चैप्टर 6 यहाँ पे खत्म होता है अपना। एनी